Good morning all. Welcome to the TSN school. Today I am going to explain class 10 science chapter number 9 heredity and evolution. Lot of the portion of this chapter is reduced. So कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ. हेरिडिटी, मैंडल्स कंट्रीब्यूशन, लॉस फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, सेक्स डिटर्मिनेशन. बस यही जो टॉपिक्स हैं वो आ रहे हैं इस चैप्टर से. सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हेरिडिटी. व्हाट इज़ द हेरिडिटी एंड व्हाट इज़ द ट्रेट. फर्स्टली तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द ट्रेट. यहाँ पे बार बार इस चैप्टर में ये जो वर्ड है वो यूज़ आएगा कि ट्रेट किसे कहते हैं. अ रिकॉग्नाइजेबल फीचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग लाइक हाइट, complexion, shape of nose and chin, color of eye and hair etc. are called character or traits. इस चैप्टर के अंदर बेटे मेन जो हम लोग स्टडी करेंगे वो ये है कि जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे किस तरह के चेंजेस ऑर्गेनिजम्स के अंदर आए. और इसके अलावा हमारे पास में स्टडी है मैंडल्स के बारे में कि मैंडल ने जो लॉज दिए थे इनहेरिटेंस के ऊपर, जो लॉ दिए थे उनकी हमें स्टडी करनी है. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अ रिकॉग्नाइजेबल फीचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग लाइक हाइट, कॉम्प्लेक्शन, शेप ऑफ नोज एंड द चिन. यू नो वेरी वेल कि सभी व्यक्तियों के अंदर, सभी लोगों के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं वो सेम नहीं होते, है ना. ये बात हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में भी डिस्कस किया था. वी हैव डिस्कस्ड हाउ सम अमाउंट ऑफ अ वेरिएशन इज प्रोड्यूस इवन ड्यूरिंग अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द नंबर ऑफ द सेक्सुअल वेरिएशंस आर मैक्सिमम बाय द प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये हम लोगों ने चैप्टर के अंदर ऑलरेडी स्टडी किया था चैप्टर नंबर 8 में कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो उसके अंदर वेरिएशंस यानी विभिन्नताएँ होने की संभावना बहुत कम होती है. और यदि हम एक हेल्थी इकोसिस्टम की बात करें तो उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसका बहुत महत्व होता है, क्योंकि उसकी वजह से उस स्पीशीज़ के अंदर वेरिएशंस आने की संभावना कहीं ज़्यादा हो जाती है. सो इफ़ वी ऑब्जर्व अ फील्ड ऑफ द शुगर केन वी फाइंड वेरी लिटिल वेरिएशन अमॉन्ग द इंडिविजुअल प्लांट, but in a number of the animals including human beings which reproduce sexually quite distant variations are visible among different individuals. In the chapter we shall be studying the mechanism by which variations are created and the inherited. तो यदि हम किसी शुगर केन की फील्ड की अगर स्टडी करते हैं तो हमें बहुत कम उसमें असमानताएं देखने को मिलेंगी. लेकिन यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें और यदि और दूसरे एनिमल्स में और यदि ह्यूमन बीइंग के अंदर भी अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमें वेरिएशंस दिखाई देती हैं. वेरिएशन कैसे, जैसे कि बेटे फर्स्ट जनरेशन जो है, जो फर्स्ट बेबी का डेवलपमेंट हुआ है तो फर्स्ट बेबी के बाद में जो सेकंड बेबी होगा तो उसका हम देखते हैं कि फेस जो है वो सिमिलर नहीं होता, डिफ्रेंशिएशंस होते हैं, है ना. 2 या 3 भाई बहन हैं तो सिबलिंग्स होंगे तो उन सभी के अंदर चेंजेस होते हैं. सबकी हाइट एक जैसी नहीं होती, सबका फेस एक जैसा नहीं होता, सबके जो फीचर्स हैं, है ना, जो बॉडी फीचर्स हैं वो एक जैसे नहीं होते. तो क्यों, क्या रीज़न है इन सब के पीछे, उसी की स्टडी है. तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं इन कैरेक्टर्स को ट्रेट्स कहते हैं. द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम द पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी. पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के बीच में जो ट्रेट्स जाते हैं, है ना, जो ट्रांसमिशन होता है उनके बीच में, उसे कहते हैं हेरिडिटी. नेक्स्ट है द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट in the gametes of the parent. Thus gametes constitute the link between the generation and the next and the pass of the maternal and the parental character of trait to the offspring. ये चैप्टर नंबर 8 में भी हमने एक स्टडी किया था कि जो पेरेंट जो होते हैं, फादर के जो कैरेक्टर हैं, मदर के जो कैरेक्टर हैं, वो जीन्स के द्वारा, क्रोमोसोम्स के द्वारा ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं. तो कौन से कैरेक्टर ट्रांसफ़र होंगे ये डिपेंड करता है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है,
वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है, और इस पर भी डिपेंड करता है कि कौन से कैरेक्टर जो हैं उसकी हाईली मतलब ज़्यादा मात्रा के अंदर ऑफस्प्रिंग में जाने के चांसेस हैं। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि जो ऑफस्प्रिंग है उसमें कौन कौन से कैरेक्टर फादर मदर के ट्रांसफ़र होते हैं। फॉर द एग्जांपल कि यदि हम कलर ऑफ आइज़ लें, तो कलर ऑफ आइज़ के अंदर यदि पॉसिबिलिटीज़ हैं तो मान लीजिए कि मदर का ब्लैक है आइज़ का कलर जो है, और फादर का जो है वो ब्राउन है, तो ऑफस्प्रिंग में जाने के चांसेस क्या हैं कि कौन सा कलर जाएगा, तो डिपेंड करता है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर भी कैसा है और कौन सी जीन जो है वो सबसे ज़्यादा हेल्थी हैं। तो फिर ऑफस्प्रिंग के अंदर जाने वाले जो कैरेक्टर हैं वो हो सकता है कि ब्राउन हो और हो सकता है कि ब्लैक हो। द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द गैमेट्स ऑफ द पेरेंट्स, द पास ऑफ द मैटरनल एंड द पैटर्नल कैरेक्टर ऑफ ट्रेट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो ये चीज़ समझ में आई कि फादर मदर के जो ट्रेट्स होते हैं उनके ऊपर ही ये डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है वेरिएशंस किसे कहते हैं, विभिन्नताएं किसे कहते हैं। तो जो भी मैंने अभी आपको आइज़ का एग्जाम्पल दिया है तो उसी तरीके से 2-3 एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर अमंग द इंडिविजुअल ऑफ species is called the variation. The offspring is never a true copy of the parent. जो offspring जो होता है वो एक true copy नहीं होता है पेरेंट की। ये चीज़ चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी हमने बता दिया है कि केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो 100% कॉपी होती है अपने पेरेंट की, नहीं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो वेरिएशंस आते ही हैं। There are many kinds of variation in human species like free and the attached earlobes, है ना। ईयरलोब जो हैं वो अटैच होना और डिटैच होना ये भी एक वेरिएशन है। डिफरेंट कॉम्प्लेक्शंस जैसे कि डार्क, लाइट ब्राउन, डस्की, और जैसे कि कोई व्यक्ति जो है वो सबका कलर एक जैसा तो नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए कोई है वो बहुत डार्क है, मतलब कि उसके जो स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, किसी का फेयर है, किसी का ब्राउनिश है, तो ये डिफ्रेंशिएशन आ गए। डिफरेंट आई कलर, आई के कलर में भी डिफ्रेंशिएशन होते हैं, ब्राउन हो सकता है, ब्लू, ग्रीन, ग्रे, तो इस तरीके से हो सकते हैं डिफ्रेंशिएशन। और हाइट में भी हो सकता है, यानी टॉल हो या शॉर्ट हो, चिन में हो सकता है, एंड हेयर कलर, हेयर टाइप में जैसे मान लीजिए कर्ली भी हो सकते हैं और स्ट्रेट भी हो सकते हैं। नोज़ में भी नोज़ जो है उसकी बनावट के अंदर भी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे पास में पूरी लिस्ट है कि किस तरीके के वेरिएशंस ह्यूमन बीइंग के अंदर हमें दिखाई देते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में कि एक्यूमुलेशन ऑफ द वेरिएशन। द सिग्निफिकेंस ऑफ अ वेरिएशन शोज अप ओनली इफ इट कंटिन्यू टू बी इनहेरिटेड बाय द ऑफस्प्रिंग फॉर सेवरल जनरेशन। The great advantage of variation to a species is that it increases the changes of its survival in a changing environment। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, जो एडवांटेज है वेरिएशन का किसी भी स्पीशीज़ के अंदर, वो क्या है कि इट्स इंक्रीज द चांस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। यदि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो जो ऑफस्प्रिंग होती है उसमें ये वेरिएशंस आने लगते हैं ताकि वो उस एनवायरनमेंट के, उस बदलते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को सरवाइव कर सकें वहाँ पर। ठीक है, तो ये लाइन इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि ग्रेट एडवांटेज यही होती है इसकी कि इंक्रीज द चेंज ऑफ इट सर्वाइवल इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट टर्म्स हमें इस चैप्टर के अंदर जो स्टडी करनी है वो मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। फर्स्ट है क्रोमोसोम। वी नो वेरी वेल क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। इट्स अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल फॉर्म ऑफ डीएनए विच कैरीज द जीन्स। क्रोमोसोम्स के लिए हमने स्टडी 8th स्टैंडर्ड में भी किया है, हमने 9th स्टैंडर्ड में भी किया है, और अब ये हमारे पास 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी है। तो यदि डेफिनेशन आती है हमारे पास व्हाट इज़ द क्रोमोसोम, देन द आंसर इज इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल फॉर्म्ड ऑफ डीएनए विच कैरीज द जीन्स। अब जीन क्या है? इट इज़ अ यूनिट ऑफ डीएनए ऑन क्रोमोसोम विच
which goes the synthesis of one portion that control a specific characteristics of an organism. Genes are actually units of heredity which transfer characteristics from parent to their offspring during reproduction. तो जीन क्या है बेटा, ये डीएनए की एक यूनिट है और इसमें फादर और मदर के जो कैरेक्टर होते हैं वो रहते हैं और ये ऑफस्प्रिंग के अंदर जो फादर मदर के कैरेक्टर हैं वो ऑफस्प्रिंग में जीन्स के थ्रू जाते हैं। ओके, इसके बाद में हमें एक वर्ड यहाँ पर बहुत सुनने को मिलेगा, चैप्टर के अंदर स्टडी करने को मिलेगा, वो है डोमिनेट जीन एंड रिसेसिव जीन। तो डोमिनेट जीन क्या है? द जीन विच डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म even in the presence of an alternative contrasting gene is known as a dominant gene. It is represented by the capital letter. अभी जब मैं आपको मेंडल के जो उन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्होंने हमें जो लॉज दिए हैं, जब मैं उनकी आपको स्टडी करवाऊंगी तो वहाँ पर डोमिनेट कैरेक्टर, डोमिनेट जीन्स वर्ड आएगा। तो डोमिनेट कैरेक्टर वो कैरेक्टर है जो कि किसी भी ऑफस्प्रिंग के अंदर एडवांटेज रखता है। ठीक है, जैसे कि आइज़ का कलर है तो आइज़ का कलर ब्राउन और ब्लैक होना ये डिपेंड करता है कि कौन सा जीन जो है वो सबसे ज़्यादा अपनी अपीयरेंस वहाँ पे दिखा रहा है, ऑर्गेनिज्म में अपनी अपीयरेंस दिखा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उस ऑफस्प्रिंग की आइज़ का कलर होगा। तो वो जीन कौन सा कहलाएगा? डोमिनेट जीन कहलाएगा और इसे हम हमेशा एक कैपिटल लेटर के अंदर ही शो करेंगे। नेक्स्ट है द जीन विच कैन डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन इज कॉल्ड अ रिसेसिव जीन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर। तो स्मॉल लेटर से हम उस जीन को शो करेंगे जिसके ऑफस्प्रिंग में जाने के चांसेस, यानी ऑफस्प्रिंग में जाकर खुद को दिखाने के चांसेस बहुत कम होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ये वर्ड अभी लॉस करेंगे तब आएगा हमारे पास कि व्हाट इज़ द जीनोटाइप। जीनोटाइप इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो जीन्स प्रेजेंट हैं उसका जब हम डिस्क्रिप्शन देंगे तो उसे कहते हैं जीनोटाइप। एंड द फिनोटाइप, फिनोटाइप इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज़ विजिबल इज एन ऑर्गेनिज्म। फिनोटाइप वो कैरेक्टर है जो कि किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें दिखाई देता है, यानी बाहरी रूप से दिखाई दे रहा है। देखो बेटे, जीन्स जो हैं वो अपना जो कैरेक्टर शो करेंगे वो हम देख सकते हैं ना, लेकिन जीन्स को हम नहीं देख सकते। तो क्यों? क्योंकि वो एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी हो गया है। लेकिन जो फिनोटाइप है, यानी लक्षण कौन कौन से उसके अंदर आए हैं, जैसे यदि हम पी प्लांट के भी स्टडी करेंगे आगे, तो पी प्लांट में कितने प्लांट्स जो हैं वो लंबे हैं, कितने प्लांट जो हैं वो शॉर्ट हैं। तो लॉन्ग शॉर्ट प्लांट की जब हम स्टडी करेंगे तो हम उन्हें देख कर ही बता सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास में 4 प्लांट्स हैं, उसमें से 3 बड़े हैं और 1 छोटा है, तो मैं उसका कैसे रेशो दे सकती हूँ? 3:1 का दे सकते हैं। तो उसमें हमें कोई माइक्रोस्कोपिक स्टडी नहीं करनी पड़ रही है, उसे हम देख के ही बता सकते हैं। तो जो कैरेक्टर हम ऑफस्प्रिंग में देख के ही बता सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है फिनोटाइप। फिर है F1 जनरेशन, व्हेन 2 पेरेंट्स क्रॉस टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन और F1 जनरेशन। जब 2 पेरेंट्स आपस में मिलते हैं तो उनके क्रॉस से जो पहली ऑफस्प्रिंग का बर्थ होता है, पहली ऑफस्प्रिंग जो हमें मिलती है उसे हम F1 जनरेशन कहते हैं। सेकंड है यानी कि F2 जनरेशन, when the first generation offspring cross among themselves to produce second generation offspring, then this offspring is called a second generation और F2 generation। जब फर्स्ट जनरेशन के बाद में नेक्स्ट क्रॉस होता है तो उसके बाद हमें जो जनरेशन मिलती है उसे हम F2 जनरेशन कहते हैं। ओके, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि when the first generation offspring cross among themselves to produce second generation, जब F जनरेशन की ऑफस्प्रिंग के बीच में क्रॉस होता है और उससे हमें जो सेकेंड जनरेशन मिल रही है उसे हम F2 जनरेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम आगे मेंडल्स के
लॉस की स्टडी करेंगे। तो आज अभी हम लोगों ने सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स की स्टडी कर ली है। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटे।